हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग की? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत सही जा रही है और जो भी मैं होमवर्क दे रहा हूं वो आप कंप्लीट कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया भी है, बहुत सारे बच्चों का नहीं भी आया है। तो उम्मीद करता हूं जो बच्चे अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं किए हैं वो कंप्लीट करके मेरे को सेंड करेंगे, क्योंकि हम अब चैप्टर अबाउट टू एंड पे पहुंच गए हैं। खत्म ही होने वाला है, 2 से 3 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर। सही है, तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा डाउट आपके लिए नहीं होना चाहिए। जो भी छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट है, बड़ी से बड़ी कॉन्सेप्ट है, मैंने पढ़ाने की कोशिश की है इस चैप्टर में। भले ही आपसे वो जेई का क्वेश्चन क्यों ना हो, नीट का क्वेश्चन क्यों ना हो, या बोर्ड का तो यार लल्लू क्वेश्चन आता है। बोर्ड का तो आप मान के चलो लल्लू क्वेश्चन आता है। बोर्ड के लिए तो टेंशन ही नहीं है अपने को। टेंशन जेई और नीट में है, तो वो उस लेवल का मैंने आपको पढ़ाया है कि वो भी क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। बात समझ में आया? देखो, अपना लास्ट जो सेक्शन बच गया है उस सेक्शन पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को पता ही है लास्ट सेक्शन हमारा कंडक्टेंस का बचा हुआ है, तो उस सेक्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। बात समझ में आती है? और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें बहुत सारा हम क्वेश्चन भी करेंगे, एप्लीकेशन भी करेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। इस टॉपिक पे भी आपको एक अलग से वर्कशीट मिलेगी जो आपको कंप्लीट करनी है। इतनी बात समझ में आती है बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना, आती है ना? तो चलो, आती है तो अब भी हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सही है बच्चों? और आप सभी का फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर में स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये शायद 10वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। और आप लोग निकाल लो नोटबुक और पेन, स्टार्ट हो जाओ इस चैप्टर के साथ, इस टॉपिक के साथ। चले बच्चों, स्टार्ट करें, आ जाओ। देखो, सबसे पहले चीज मैंने यहां पे लिखा है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है पहले ये बताता हूं। कंडक्शन का मतलब होता है कि आसानी से करंट या इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सके। सही है, अगर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास किया जा सकता है उसी को तो हम कंडक्शन बोलेंगे। इज ऑफ फॉलोइंग करंट, यानी कि कितनी आसानी से करंट वहां पास कर सकती है उसी को हम कंडक्शन बोलते हैं। तो आप सोच के देखो, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रोकना। कंडक्शन का काम क्या होता है? फ्लो कराना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कंडक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्शन बढ़ेगा। सही है, तो सबसे पहले जो बेसिक हम 10th में बात किया करते थे कि किसी भी चीज का कंडक्शन अगर हो रही है तो किन कारणों से पहले कंडक्शन होती है, उस टॉपिक पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। अब कंडक्शन जब हम बात कर रहे हैं कि किन कारण से होती है, तो मैंने 10th में भी बहुत सारे बच्चों को बताया, 11th में भी बहुत बार हमने डिस्कस किया है इस टॉपिक पे कि कंडक्शन हमारे पास 2 ही कारण से होती है। कौन कौन सा बच्चों? 2 ही कारण कौन कौन सा है? या तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स या ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब देखते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब देखते हैं हम? जब हमारे पास मेटल रॉड होगा या सॉलिड स्टेट की अगर हम जिक्र करेंगे तो वहां पे हमारा कॉन्सेप्ट किसका आएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन होगी। तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन होगी तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बोलते हैं। वही अगर फ्री आयंस के कारण अगर हमारे पास कंडक्शन होती है, क्योंकि आयंस के कारण भी हमारे पास कंडक्शन होती है, ये किस चीज में होती है बच्चों? सॉल्यूशन में होती है। कहां होती है ये? सॉल्यूशन फेज में अगर हमारे पास कंडक्शन की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन हो ही नहीं सकता सॉल्यूशन में। किसके कारण होगा? 100 नहीं 102% आपके पास 102% कंडक्शन जो होगी वो
आयंस के कारण होगी। तो उस टाइप के कंडक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। सही है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोलेंगे। तो अपने सिलेबस में जो केमिस्ट्री में आपने को पढ़ना है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में नहीं पढ़ना है। फिर भी थोड़ी सी मैं जिक्र इस पे करना चाहूंगा। ये क्या है? देखो यहां पे मैंने पॉइंट लिखने की कोशिश की है कि कंडक्शन जो होती है, यहीं पे मैंने लिख दिया कि कंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस से आपको पता चल रहा है। एक फ्लो कराता है और दूसरा रोकता है, सही है ना। एक इधर जाने की कोशिश करता है, दूसरा अपोज करता है उसके फ्लो को। फ्लो को जो अपोज करेगा वो रेजिस्टेंस होगा, जो फ्लो को सपोर्ट करेगा वही तो कंडक्शन होगा बच्चों। अब देखो यहां इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के बारे में बताया आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में भी बता दिया। यहां पे जो चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा बच्चों? आयंस हो गए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। और भी बहुत सारे आयंस हो सकते हैं। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स ही होगा, यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेम्परेचर जो होगी रेजिस्टेंस से रिलेटेड पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और यहां पे मैंने देखो लिखा है कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्शन यहां बढ़ रही है, और यहां पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी कि कंडक्टेंस क्या होगी? कंडक्टेंस कम होगी यार, कंडक्टेंस कम होगी। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया पॉइंट, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया पॉइंट। तो यहां पे ध्यान रखने वाली क्या बात है, मैं एक्सप्लेन करूंगा दोनों पॉइंट को, कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन है और ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन में हमारे पास कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन चारों डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। जब वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट होगा, मूवमेंट स्टार्ट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गया, दूसरे से धड़ाम से कोलाइड किया, दूसरा गया, तीसरे से कोलाइड किया, चौथा गया, कोलाइड किए जा रहे हैं एक दूसरे में। तो क्या हुआ, मेरे को अगर इस डायरेक्शन में मूव करना है, एक इलेक्ट्रॉन आया इधर से मारा, मैं अपना पाथ चेंज कर दिया, सही है ना। उधर से दूसरा आया, वो मारा, इधर से पाथ चेंज हो गया मेरा। मेरे को जाना इधर है, जा नहीं पा रहा हूं मैं। इससे क्या हुई मेरी, इससे क्या हुई? कंडक्शन जो है, इलेक्ट्रॉन को जहां पहुंचना था वहां पहुंच नहीं रहा है, वहां पे रीच नहीं कर पा रहा है। तो कंडक्शन क्या होगी? कंडक्शन क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी इसके केस में। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के केस में बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में, तो मैंने बोला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहां तो कंडक्शन बढ़ रही है, यहां कंडक्शन बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल सा जवाब है, सॉल्यूशन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन बढ़ेगा। क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे, और नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेंगे तो कैथोड और एनोड पे आसानी से मूव कर सकते हैं। तो कंडक्शन बढ़ गई ना बच्चों, कंडक्शन बढ़ गई। बात समझ में आती है नहीं आती है? टेम्परेचर बढ़ाने से डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्ट हो जाती है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्ट होगी, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्ट होगी तो क्या होगा बच्चों? कंडक्शन इंक्रीज होगा, कंडक्शन इंक्रीज होगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों, दोनों पॉइंट क्लियर है। बहुत आसान तरीके से बताया, नहीं बताया? कत्तई जहर तरीका है, कत्तई जहर है। देखो अगला जो है, अब हम जो भी डिस्कशन करेंगे किस पे करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। देखो दो टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स हमने पढ़ा हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है? अगर आप सॉल्यूशन में उसको डालते हो, अगर आप उसको सॉल्यूशन में डालते हो तो वो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। यानी 100 मॉलिक्यूल्स अगर आपने NaCl का पानी में डाला तो 100 मॉलिक्यूल्स Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएंगे। तो यहां देखो आयंस बढ़ गया तो कंडक्शन बढ़ेगी। वही अगर मैं कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ले लूं, जैसे एग्जांपल में आप विनेगर यानी एसिटिक एसिड ले लो,
100 मॉलिक्यूल्स अगर आप पानी में डालते हो तो हो सकता है कि 10 से 15 मॉलिक्यूल से डिसोसिएट हो, रेस्ट ऑफ दी ऐसे ही पड़े हुए हैं सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ आयंस ही यहां कम है तो कंडक्शन किधर से बढ़ेगी, कंडक्शन नहीं बढ़ेगी। तो यही लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन डिपेंड करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैव मोर कंडक्टेंस एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैव लेस कंडक्टेंस। इतनी बात समझ में आ गई ना बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई ना। अरे देखो अगला दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ क्या है बच्चों, नेचर ऑफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो आपको पता है, पानी हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट लेते हैं। अब देखो आयन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स यूज कर रहे हैं, वो नेचर के क्या होते हैं, पोलर होते हैं। अगर वो नेचर के पोलर हैं तो हम कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे, पोलर। पोलर सॉल्वेंट में ही तो डिसोसिएशन उसकी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। पोलर सॉल्वेंट में ही डिसोसिएशन बढ़ेगी। मैक्सिमम किस में होता है बच्चों, वाटर में डिसोसिएशन। तो हम कौन सा सॉल्वेंट यूज किया करेंगे, कौन सा सॉल्वेंट यूज किया करेंगे, वाटर सॉल्वेंट यूज किया करेंगे। आई बात समझ। देखो नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब कंसंट्रेशन की बात किया मैंने, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या कंडक्टेंस बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे क्या कंडक्टेंस बढ़ेगी। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहां पे क्या हो रहा था कि ये देखो मैं एक डायग्राम से बताता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एसएस ले लो फटाफट, एसएस लो, एसएस लो फटाफट, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो इधर फटाफट। देखो क्या हुआ कि ये हमारे पास दो प्लेट हमने लगा दिया प्लेट, लगा दो यार प्लेट लगा दो। ये प्लेट है हमारे पास, क्लियर है, प्लेट हमने लगाया है यहाँ पे और इधर से जोड़ रखा है किसी चीज से, बैटरी से, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन भरा पड़ा है, Na प्लस है और ये Cl माइनस है। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो Cl माइनस किधर, इधर भागेगा, सॉरी Cl माइनस इधर भागेगा, Na प्लस इधर भागेगा। अब क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं कि अभी यहाँ पे Na प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, Na जो है 100 है, लेट्स से 100 है। अब भी क्या होगा कि अगर मैं बढ़ाना स्टार्ट करूं कंसंट्रेशन तो और ज्यादा Na प्लस आएगा, Na प्लस बहुत सारे Na, Cl माइनस भी आएगा। तो यहां पे क्रिएट होगी क्या बच्चों, हिंड्रेंस क्रिएट होगी। क्या होगी, हिंड्रेंस क्रिएट होगी। हिंड्रेंस क्रिएट होगी कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मैं एग्जांपल एक ले लेता हूं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मैं रोड पे जाऊं और बाइक जितने तेजी से चलाना चाहूं, चला सकता हूं या नहीं चला सकता हूं, अरे चला सकता हूं या नहीं चला सकता हूं, 100% चला सकता हूं। तो इस समय मेरी स्पीड क्या होगी, हाईएस्ट होगी। वही अगर क्या होगा, जब लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद मैं बोलूं कि 100 की स्पीड में यहां से बाइक लेकर जाऊं तो जा पाऊंगा क्या, नहीं। सेम चीज हूं। उस समय क्या हुआ, आजू बाजू क्या हो गई, सराउंडिंग में गैदरिंग हो गई, सही है ना। वहां पे मेरे को मूव करने से आजू बाजू की पब्लिक क्या कर रही है, रोक रही है। तो Na प्लस को कौन रोकेगा, Cl माइनस भी रोकेगा। अगर पानी है इसमें तो पानी भी तो इसको रोकना स्टार्ट करेगा बच्चों। वाटर चारों तरफ से सराउंड करके क्या करेगा, इसको रोकेगा, हिंड्रेंस होगी। तो ये क्या होगा, आसानी से मूव नहीं कर सकता, तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, जितनी कॉन्सेंट्रेशन आजू बाजू कम होगी, उतनी ही आसानी से क्या हो सकता है बच्चों, आयंस क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट, टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्शन इंक्रीजेस। ये तो पॉइंट यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था या नहीं कर चुका था बच्चों, आया नहीं यार, बोलो यार एक बार, हाँ या ना कुछ तो बोलो, हाँ या ना कुछ तो बोलो, समझ आया नहीं आया, आ गया ना। देखो अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, इसको उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। चलो देखते हैं क्या है हमारे पास टॉपिक बच्चों। अब हम थोड़ी सी कंडक्टेंस सीखने से पहले हम रेजिस्टेंस सीखते हैं। कंडक्शन सीखने से पहले या कंडक्टेंस सीखने से पहले रेजिस्टेंस सीखते हैं, क्योंकि पता है अपने को कि कंडक्टेंस जो है वो क्या करेगा, फ्लो को सपोर्ट करेगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा, फ्लो को अपोज करेगा। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो अगर हम रेजिस्टेंस सीख ले तो रेजिस्टेंस का उल्टा कर देंगे तो कंडक्टेंस आ जाएगा। यही आएगा या नहीं आएगा? अरे बोलो हाँ या ना, आएगा ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस को तो आपको पता ही है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेफिनेशन हम लिखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस आप लिखोगे बच्चों फटाफट। रेजिस्टेंस क्या होता है? Resistance is the measure of क्या लिखोगे बच्चों? measure of opposition shown by any substance है ना टू इलेक्ट्रिकल फ्लो। यानी इलेक्ट्रिकल फ्लो को रोकने का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी आप पढ़ोगे, टेंशन की बात नहीं है। फिजिक्स में मेरे से ज्यादा डिटेल्स में आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हो। फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताता हूं अपने लेवल से, जिससे अपना क्वेश्चन हो जाए। क्या है रेजिस्टेंस? आपको पता है, सोचो कि मैं पानी का एग्जांपल फ्लो लेता हूं, चार्ज का फ्लो कर रहा हूं या वाटर का फ्लो कर रहा हूं। अभी दोनों को एक दूसरे से रिलेट करता हूं आप लोग को, ठीक है? एक पाइप लो, है ना। हमने क्या ले लिया? एक बड़ा सा पाइप ले लिया। इसमें हमने क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। इधर से वाटर डाला। वाटर डालूंगा तो ये क्या होगा? वाटर डालूंगा तो वाटर क्या फ्लो होना चाहिए? इधर जाना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि इसका सरफेस जो है ना, ये सारे सरफेस है, ये वाले, ये क्या करेंगे? इस फ्लो को अपोज करने की कोशिश करेंगे, यानी रेजिस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आती है? तो अगर इसका लेंथ L है, बात समझ में आती है ना, लेंथ L है, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या इसका रेजिस्टेंस? और भी हमने लेंथ बढ़ा दिया, और भी लेंथ थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या इस L का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सोचिए देखो, अब क्या होगा? पहले तो इतना ही मॉलिक्यूल्स यहाँ वाले, यानी कि ये सरफेस रेजिस्ट कर रहा था, ये सरफेस रेजिस्ट कर रहा था इसको, वाटर के फ्लो को। लेकिन अभी क्या हुआ? हमने लेंथ बढ़ा दिया तो ये वाला भी रेजिस्ट करेगा। यानी कि रेजिस्टेंस जो आ रही है वो क्या आ रही है बच्चों? पहला पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रही है। हमने 10th में पढ़ा भी होगा। पहला पॉइंट क्लियर है? रेजिस्टेंस जो आती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आती है। अब देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं इसका क्या कर दूं बच्चों? एरिया बढ़ा दूं। एरिया इतना कर देता हूं लो से। पहले एरिया इतना था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। सही है ना? A2 आपको पता चल रहा है ग्रेटर देन A1 है। तो अब क्या हो रहा है कि अब यहां इतना स्पेस जो पहले था इतना हमने बढ़ा दिया, पहले इतना ही था अभी इतना कर दिया, तो बीच में अब कोई भी सरफेस नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स को रेजिस्ट करने के लिए। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो? डायरेक्टली पॉइंट ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस हमारे पास जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होने वाली है? एरिया होने वाली है। रेजिस्टेंस क्या होने वाली है बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होने वाली है। देखो अब मैं वायर पे आ जाता हूं, वायर से रिलेट करता हूं इसको। ये तो आपको जस्ट समझने के लिए एग्जांपल दिया था, मैं वायर ले लेता हूं, ठीक है? ये हमारे पास कोई वायर है, बात समझ में आ रही है बच्चों? ये हमारे पास वायर है, इसका लेंथ L है। क्या है बच्चों? इसका लेंथ L है। मान लो लेंथ हमने कितना ले लिया बच्चों? L ले लिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया CA, क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लिया। क्लियर है बच्चों? तो यही जो रेजिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर होने वाला है। सही है? दोनों को कंबाइन करो तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A आया। सही है ना? अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई ना कोई तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा ना बच्चों। तो यहां से R इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है? रो L बाई A पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है?
रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। ये आप लोगों ने फॉर्मूला 10th में भी पढ़ा होगा या फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिजिक्स अगर स्टार्ट हो गई होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें भी पढ़ा होगा। तो देखो हमारे पास जो रो है, रो को हम क्या बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस है तो ये रो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बोलते हैं। आई बात समझ, रो को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना बच्चों, 100% आ रही है। अरे 200% आना चाहिए। क्लियर है? अब देखो हम क्या बात कर सकते हैं यहाँ पे, बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आपके पास जो रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करते हैं तो पहली चीज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो क्या आता है बच्चों, सबको पता है ओम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओम। या सिंबल कैसे बनाते हैं, ऐसे बना देते हैं। बात समझ में आती है ना, है ना? क्या बनाते हैं, ओम का सिंबल बना देते हैं। आगे देखो रेजिस्टिविटी का, अगर अपने को रेजिस्टिविटी का अपने को क्या फाइंड करना हो, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, R इंटू ए बाई एल लिख सकते हैं। R क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर लिख दो तो लेंथ की यूनिट क्या होगा, मीटर। अगर हमारा यूनिट मीटर में है तो मीटर में लिख सकते हो, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख सकते हो। तो मीटर टू मीटर कैंसिल हुआ और ओम क्या आया, मीटर आया, या इसी को क्या आप लिख सकते हो, ओम सेंटीमीटर लिख सकते हो। आई बात समझ? दोनों यूनिट में गिवन हो सकती है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे आया नहीं है? रेजिस्टेंस तक की कहानी आपको बच्चों क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अरे क्लियर है या नहीं है? क्लियर है बच्चों? फटाफट इसको छापो, फटाफट इसको छापो, बाकी की मैं कहानी आपको बताता हूं। फटाफट करो। चलो बच्चों अब देखो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, जो अब हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, कंडक्टेंस का है। क्या है, कंडक्टेंस का है। रेजिस्टेंस इससे पहले हमने पढ़ा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, मैं यहां साइड में लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए आया था। इसमें आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए। आर रेजिस्टेंस होता है, रो रेजिस्टिविटी होती है, एल लेंथ ऑफ द वायर था, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर था। सही है? अब देखो यहां कंडक्टेंस जो होता है, सिंपली लिखा गया है कि कंडक्टेंस को G या C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो मैं G से रिप्रेजेंट कर देता हूं। G जो होगी रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। G सिंपली क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होती है। बात समझ में आती है क्या? G जो होगा सिंपली रेसिप्रोकल कर दोगे रेजिस्टेंस का तो आपको कंडक्टेंस मिल जाएगा। बहुत लोग C से भी लिखते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं जब लिखना स्टार्ट करता हूं, R का वैल्यू तो पता है बच्चों, पुट तो आसानी से कर सकता हूं। तो G इक्वल टू 1 बाई रो इंटू एल बाई ए लिखा जा सकता है। यहां से आप क्या कर सकते हो, 1 बाई रो इंटू ए को ऊपर भेज लो, एल नीचे ही रहने दो। तो G इक्वल टू क्या आया, 1 बाई रो इंटू ए बाई एल आया। यहां से देखो 1 बाई रो तो कांस्टेंट था, रेजिस्टिविटी था, तो 1 बाई रो भी हमारा कांस्टेंट ही आने वाला है। 1 बाई रो हमारे पास कांस्टेंट आने वाला है, इसको मैं क्या लिखूंगा, K इंटू ए बाई एल लिखूंगा। तो जो कंडक्टेंस का फॉर्मूला आया K इंटू ए बाई एल आया। K हमारे पास क्या है, वेयर K क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। या वहां पे जैसे रेजिस्टिविटी बोला था तो यहां पे क्या बोल सकते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। आई बात समझ में नहीं है? कंडक्टिविटी जैसे रेजिस्टिविटी बोला था वैसे ही आप कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो, क्लियर है बच्चों? अरे बोलो क्लियर है? क्लियर है नहीं है ना? 100%। अब देखो यहां पे अब हम थोड़ी सी और डिस्कशन करना चाहेंगे, थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास क्या होता है कि यूनिट की थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। यूनिट ऑफ जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 बाई आर था बोले तो 1 बाई ओम की बात कर लेते हैं। 1 बाई ओम बात कर लेते हैं। 1 बाई ओम क्या होता है,
1 बाई ओम इनवर्स भी लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो। इसी को महो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? महो भी बोला जाता है। क्या लिखोगे आप? महो लिखोगे। सही है। अब देखो यूनिट किसकी बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ के क्या होता है? के को हम कप्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेसिफिक कंडक्टेंस से आप कप्पा भी बोलते हैं। पप्पा का छोटा भाई है कप्पा, याद रखो ये कप्पा है। ये बात समझ में आया? कप्पा है ये। कप्पा का मतलब मैं समझाऊंगा, टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। कप्पा का स्पेसिफिक कंडक्टेंस का अलग से मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी मैं बताऊंगा डायग्रामेटिकली। तो आपको टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। सही है, जब तक बाबा जिंदा है। यूनिट ऑफ के क्या है? अरे बताओ, यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला क्या लिख सकते हो? G इंटू एल बाई ए लिख सकते हो, है ना। तो अब देखो G की यूनिट तो हमारे पास आ गई है ना बच्चों। G की यूनिट ओम इनवर्स आ गई है, G की यूनिट ओम इनवर्स, और यहाँ लेंथ का यूनिट मीटर हो गया और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आया नहीं आया? या और क्या लिखा जा सकता था? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा हुआ मिल सकता था। सही है ना। इसी चीज को ओम इनवर्स को ही हम सीमंस बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया था तो अपना यूनिट दे दिया सीमंस। सही है ना बच्चों। तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा जाता है सीमंस मीटर इनवर्स, है ना, और सीमंस सेंटीमीटर इनवर्स भी लिखा जाता है। सही है ना। ओम इनवर्स को ही हम क्या लिखते हैं बच्चों? सीमंस लिखते हैं। आई बात समझ या नहीं आई? एनसीईआरटी में है मेंशन, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इतनी बात समझ आया? तो छापो फटाफट, अगर इतनी बात समझ आ गई तो छाप लो बेटा फटाफट। छाप लिए क्या? अरे बोलो छाप लिए ना? छाप लिए तो इसमें कुछ चीजें और थोड़ा सा बताता हूँ, नहीं छापे तो इधर मैं लिख देता हूँ। सही है। देखो छाप लिए तो भी अच्छी बात, नहीं छापे उससे भी अच्छी बात। जब हमारा सेल डिजाइन किया जाता है, जब हम सेल को डिजाइन करते हैं तो उस समय हमारे पास क्या होता है? जब हम सेल डिजाइन करते हैं या बैटरी डिजाइन करते हैं उस समय हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोड डालते हैं ना हम बैटरी में, इलेक्ट्रोड तो आपको पता ही होगा ना। इलेक्ट्रोड जो हम डालते हैं, सही है, इलेक्ट्रोड जो हमने डाला, क्लियर है बच्चों? इलेक्ट्रोड जो डाला, इलेक्ट्रोड का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होती है? फिक्स होती है। क्रॉस सेक्शनल, है ना, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जो होती है क्या होती है? फिक्स होती है। इलेक्ट्रोड फिक्स होती है। सपोज इसका ए है एरिया, और इन दोनों को कितने डिस्टेंस पे रखा गया है ये भी फिक्स होती है। ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ सेल ये दोनों चीजें फिक्स होती है, चेंज हम नहीं कर सकते। मार्केट में आप खरीदने जाओगे तो उस पे इंस्ट्रक्शन लिखी गई होती है कि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और इनके बीच, इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस कितनी है। ये दोनों फिक्स है, यानी कि इसको हम कांस्टेंट की तरह एज्यूम कर सकते हैं। किसी भी एक सेल के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट की तरह एज्यूम कर सकते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? तो यहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, देखो यहां से मैं के का फॉर्मूला यहाँ क्या लिखा था बच्चों? G इंटू क्या लिखा था बच्चों? L बाई ए। L भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, क्योंकि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो L बाई ए को क्यों ना हम एक कांस्टेंट नाम दे दे बच्चों? तो L बाई ए जो हमारे पास होता है ये सेल कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों? L बाई ए हमारे पास क्या होता है? ये कौन सा कांस्टेंट होता है? अरे कौन सा कांस्टेंट होता है? बोलो कौन सा कांस्टेंट होता है? सेल कांस्टेंट होता है बच्चों। सेल कांस्टेंट L बाई ए, जिसको हम G स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? G स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कप्पा का यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है G इंटू G स्टार है। G क्या है बच्चों? G क्या है? कंडक्टेंस है। G स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट है। के क्या है? कप्पा, पापा का छोटा है कप्पा। समझ में आ रही है क्या बात आपको? अरे आई क्या नहीं है? आई नहीं है, बोलो आया ना यार, आया। टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल हंसते रहा करो। बात समझ में आया? हंसते रहो करोगे, सिलेक्शन 100% है, टेंशन ना लो। चलो अभी हमारे पास क्या है? ये तो आपको मैंने बता दिया कंडक्टेंस के अबाउट। अभी थोड़ा सा हम
स्पेसिफिक कंडक्टेंस के अबाउट जिक्र करना चाहेंगे। सही है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है उस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे, या कंडक्टिविटी क्या है उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। देखो ये पार्ट तो हो गया आप लोग का, चलो हो गया है तो देखो, यानी यहां से अपने पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या निकल के आई है वो मैं लिखता हूं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास इधर मैं लिख देता हूं, अभी तक की बातों से क्या क्या निकल के आया है। पहला कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है, सही है। दूसरा हमारे पास जो निकल के आया कि कंडक्टेंस जो होगा, कंडक्टेंस जी या सी, वो क्या होगा बच्चों, कापा इंटू क्या होगा बच्चों, ए बाई एल होगा। सही है ना, कापा इंटू ए बाई एल होगा। अरे होगा या नहीं होगा, ए बाई एल होगा। दो इंफॉर्मेशन निकल के आई। और तीसरा के इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, यानी कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट आया है। देखो अभी हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। किस पे बात करेंगे बच्चों, किस पे टॉपिक पे बात करने वाले थे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में बात करने वाले थे। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या थी, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं बता ही देता हूं। देखो ये रफ कर देता हूं बच्चों, लिखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का डेफिनेशन। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, the conductance of 1 ml solution, the conductance of 1 ml solution is called as a specific conductance। देखो इसका मतलब क्या है, क्या मैं लिखा अभी मैंने K इक्वल टू, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा बताओ, G इंटू एल बाई ए पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, इसी को एल बाई ए को जी स्टार लिखा है। अगर हमारे पास L की वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो जाए, L की वैल्यू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर हो जाए, और एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। स्टैंडर्ड मेथड होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक कंडक्टेंस मेजर करना हो तो यही हम तरीका अपनाते हैं कि इलेक्ट्रोड, ये हमने क्या किया, देखो ये क्या किया हमने, सिंपल है, ये इलेक्ट्रोड है, ध्यान से देखिएगा, ये इलेक्ट्रोड है, सही है। दूसरा इलेक्ट्रोड ये रहा, बना देता हूं मैं भी आपके लिए। 2 इलेक्ट्रोड हमने बना दिया, बात समझ में आया। 2 इलेक्ट्रोड बनाया, यहां पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हमने रखा बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रखा, सीए कितना रखा बच्चों, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखा। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर रखा। ये दोनों के बीच अब हमने क्या कर दिया, जैसे ये हमने बड़ा इलेक्ट्रोलाइट भर सकते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट आएगा, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम निकाल सकते हो आप, क्या होगी, देखो वॉल्यूम क्या होने वाली है, लेंथ इंटू एरिया। लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब आया, इसी को तो 1 ml बोलते हैं। यानी कि इसकी जो वॉल्यूम आई वो 1 ml आई, तो इसमें क्यों ना हम 1 ml सॉल्यूशन डाल दे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दे, और उसकी कंडक्टिविटी के बदले हम कंडक्टेंस मेजर कर ले कि उसका कंडक्टेंस कितना आ रहा है। यानी कि 1 ml सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वही तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो K किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा। K किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा। यानी कि 1 ml सॉल्यूशन की जो हमारे पास कंडक्टेंस होगी वही किसके बराबर होगा, कापा के बराबर, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगी। आया समझ या नहीं आया, आया नहीं आया बोलो। अरे चमका नहीं चमका, चमका ना बच्चों, चमक गया होगा, देखो 100% चमका होगा, बात समझ में आती है क्या, अरे बोलो हाँ है ना, हाँ आ गया ना। चलो आगे की तरफ हम थोड़ा सा चले गया, आगे की तरफ थोड़ा सा चले बच्चों, चलो आगे की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे में हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं। इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या है, चलो टेंशन ना लो, यहाँ पे देखो एक चीज और आता है, बहुत सिंपल, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे मैं दूसरे डायग्राम में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, दूसरे डायग्राम में, टेंशन ना लो, दूसरे डायग्राम में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और नोट में पॉइंट है, क्या है बच्चों, नोट में पॉइंट है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। नोट में मैं क्या लिख रहा हूं,
कि कंडक्टेंस जो है, कंडक्टेंस इज अ एडिटिव प्रॉपर्टी। मतलब हमने क्या किया, अभी तक एक ही सॉल्यूशन भर रहे थे, एक ही इलेक्ट्रोलाइट्स भर रहे थे बच्चों, लेकिन इस बार हमने इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारा डाल दिया, 2 या 2 से ज्यादा डाल दिया हम लोग, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें हमने फिल कर दिया। क्लियर है? 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स फिल कर दिया। सपोज NaCl फिल कर दिया, NaCl फिल कर दिया, KCl फिल कर दिया, HNO3 फिल कर दिया, सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वाटर तो है ही इसमें, बात समझ में आती है ना? इसमें हमने 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब कंडक्टेंस निकालूं तो कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। सोचो यार, अगर KCl का मेरे को कंडक्टेंस मिल जाए, NaCl का कंडक्टेंस मिल जाए, HNO3 का कंडक्टेंस मिल जाए, वाटर का कंडक्टेंस मिल जाए, सबको ऐड कर दूं। यही तो मतलब है कि कंडक्टेंस जो होता है एडिटिव इन नेचर होता है। तो टोटल कंडक्टेंस जो आएगा, C से लिख देता हूं, G से भी लिख सकते हो, टोटल कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ NaCl प्लस कंडक्टेंस ऑफ KCl प्लस कंडक्टेंस ऑफ HNO3 प्लस कंडक्टेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम क्या है? बहुत आसान पॉइंट है। बहुत लोग वाटर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम भी करते हैं। तो सर लिखे क्यों? किसी क्वेश्चन में हाइपोथेटिकली अगर वाटर की वैल्यू उसने ज्यादा दे दी, होती तो नहीं है, ज्यादा दे दी हाइपोथेटिकली, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर भी ऐड हो सकता है। बेसिकली जो कंडक्टेंस ऑफ वाटर होती है, उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, 3.5 इंटू 10⁻⁻5 के ऑर्डर में आती है। सही है ना बच्चों? सीमेंस है ना, कंडक्टेंस की यूनिट हमने बात की थी ना, सीमेंस किस चीज में बच्चों? मीटर इनवर्स में। सही है? ये किसके लिए होता है? डिस्टिल्ड वाटर के लिए होता है, डिस्टिल्ड वाटर के लिए वैल्यू होती है। तो यहां पे हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है ना बच्चों? टोटल कंडक्टेंस में बहुत ज्यादा वैल्यू होगी कंडक्टेंस ऑफ वाटर से, इसलिए उसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है तो बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। अरे समझ आ रही है बच्चों? आनी ही चाहिए। क्लियर है ना यार? क्लियर है ना? बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना? क्लियर है? चलो क्लियर है तो अभी हम आगे की टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोलर, क्या है बच्चों? मोलर कंडक्टेंस। नाम से ही पता चल रहा है, मोलर कंडक्टेंस बोले तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। देखो समझाता हूं आप लोगों को, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ये हमारे पास सॉल्यूशन रखा होगा, सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन है। मान लेते हैं लेट द मोलारिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन बी m। सही है? m इसकी मोलारिटी है, मोलारिटी लिख देता हूं इधर, मोलारिटी m है। बात समझ में आती है? मोलारिटी m आ गई बात समझ? वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है VmL मान लेते हैं, VmL। क्लियर है? आगे आती है बात समझ? अब मेरे को फॉर मोलर कंडक्टेंस क्या निकालना है? फॉर मोलर कंडक्टेंस क्या निकालना है? बता। फॉर मोलर कंडक्टेंस क्या निकालना है? 1 मोल कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल निकालना है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? बहुत प्यारे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। मोलारिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है बच्चों? मोलारिटी इक्वल टू क्या पढ़ा है? बोलो याद करो फटाफट।
मोलारिटी इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पढ़ा हुआ है, लीटर पढ़ा हुआ है। अगर ये वैल्यू अगर अपने को ml में गिवन होती थी तो हम क्या करते थे बच्चों, क्या करते थे, यहाँ 1000 से डिवाइड करते थे, तो यही वैल्यू हमारे पास ऊपर में चली जाएगी। अरे चला जाएगा नहीं चला जाएगा, बोलो, यहाँ भी ml आ जाएगा। इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ n into 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml लिख देता हूँ। अरे आया नहीं यार, दिस इज योर मोलारिटी m, लिख सकता हूँ, m की वैल्यू इसके बराबर है। अब मैं बोल रहा हूं फॉर्मूलर कंडक्टेंस, तो क्या होगी फॉर्मूलर कंडक्टेंस, बोलो m की वैल्यू, मोल की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल टू 1 मोल होगा, तो 1 मोल डाल देते हैं। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या आया, 1 into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आया। आया नहीं आया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं ना, ml कितना आया बच्चों, 1000 अपॉन ml आया। अरे बोलो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब अपने को पता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन इक्वल टू कितना होता है बच्चों, इक्वल टू कितना होता है, बताओ बताओ कितना होता है, कापा होता है। क्या होता है बच्चों, कापा बोले तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, थोड़ा ही देर पहले अभी बताया था, ये होता है, सही है ना। अब यहाँ पे मेरे पास तो कंडक्टेंस ऑफ VML सॉल्यूशन का निकालना होगा, तो K इंटू क्या कर दूंगा, K इंटू क्या कर दूंगा बच्चों, क्या कर दूंगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई VML। अरे कर दूंगा या नहीं कर दूंगा, इसकी वैल्यू कितनी है, K इंटू बोलो बोलो K इंटू 1000 अपॉन m, यही तो हमारे पास क्या आया, इसी को हम मोलर कंडक्टेंस कैप m बोलते हैं। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, K इंटू 1000 अपॉन m आया है, K इंटू 1000 अपॉन m। m क्या है, यहाँ मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन है, K क्या है, कापा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी है बच्चों, कंडक्टिविटी है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, अरे आया नहीं यार, बोल ही नहीं रहे हो कुछ, आया ना। चलो ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया ना, ये बात समझ में आ गई होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी में मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, इसी में दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फटाफट ले लिए बच्चों सब। बस आगे देखो, आगे क्या है, अब हमारे पास एक और टर्म आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जगह 1 इक्विवेलेंट आ जाएगा। बात समझ में आती है ना, मैं लिख देता हूं यहां 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, सही है ना। अब देखो इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखो इस बार मोलारिटी के जगह क्या दिया होगा, नॉर्मलिटी। क्या दिया होगा, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, n होता है, सही है। देखो अब इसकी गिवन नॉर्मलिटी लिखोगे, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कितनी दे रखी है, n, सही है। अब अपने को क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो अब फॉर क्या निकालना है, फॉर इक्विवेलेंट, पहले नॉर्मलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, खुश हो जाए। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बहुत लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट्स, सही है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम वही कहानी आ गई है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगर अपने को बोलो, अगर अपने को वॉल्यूम ml में गिवन है, ml में गिवन है, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 1000 आ जाएगा। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आएगा। फॉर किसके लिए चेक करना है, फॉर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए बताओ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितनी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, सॉरी 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए, 1 इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 हो गई, तो n का वैल्यू क्या है, n का फॉर्मूला क्या है बताओ, 1 अपॉन VML है ना, इंटू क्या आ गया बच्चों, 1000 आ गया। तो क्या मैं VML यहां से निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं। क्या आया, 1000 अपॉन n आ गया, 1000 अपॉन n आ गया। यहां से क्या किया जा सकता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन तो K है,
सही है ना। तो कंडक्टेंस ऑफ VML सॉल्यूशन K into VML हो जाएगा। इस बार हम नॉर्मेलिटी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैप इक्यू लिखते हैं, कैप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो क्या आएगा बच्चों, 1000 अपॉन n आ जाएगा। ये हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। इसको मैं समराइज करता हूँ एक जगह पे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिए, समराइज कर देता हूँ इधर। हो गया ना, अच्छा देख लो हो गया। चलो मैं इसको फॉर्मूला को समराइज करता हूँ। देखो मैंने क्या क्या दो फॉर्मूले पढ़ा है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के यूनिट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मजा ही आ जाएगा आपको, मजा ही आ जाएगा। हमने पहला पढ़ा क्या, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन m क्या था, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K इनटू 1000 अपॉन n पढ़ा। यूनिट की थोड़ी सी बात करते हैं, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। K का यूनिट याद है क्या, K का यूनिट याद है क्या, अरे K का यूनिट क्या पढ़ा था, सीमेंस पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने बच्चों, अरे बोल ही नहीं रहे हो। सीमेंस क्या पढ़ा था, सेंटीमीटर। सीमेंस क्या पढ़ा था बच्चों, भूल गए क्या, निकाल दूं क्या, अरे बोलो निकाल दूं क्या, देखो निकाल देता हूं। K इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, G इंटू जे स्टार पढ़ा था। G का यूनिट हमने क्या पढ़ा था, G का सॉरी कंडक्टेंस सीमेंस बोला था 1 बाई ओम, महो सीमेंस भी बोलते हैं। G स्टार L बाई A था ना, L बाई A मीटर अपन मीटर स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां से कैंसल हुआ था, तो क्या आया था, सीमेंस पर मीटर इनवर्स। तो यहां डाल दे, क्या डाल देना देखो सीमेंस पर मीटर इनवर्स इनटू बताओ इसके लिए बात कर रहे थे ना, 1000 की तो कोई यूनिट होती नहीं है। अब आते हैं इधर मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम की यूनिट में किस चीज में ले लेता हूं, ये मीटर में, तो ये मीटर क्यूब में होगा। अरे होगा या नहीं होगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, सीमेंस मीटर इनवर्स मीटर क्यूब इनटू मोल, है ना, इनवर्स। यहां से सॉल्व करोगे सीमेंस, बताओ क्या आएगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या बहुत जगह पे क्या लिखा हुआ मिल सकता है बच्चों, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके यूनिट पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यूनिट पे, बोर्ड में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, बोर्ड में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब किसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो क्या होगा, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो क्या होगा, K का यूनिट तो पता ही है, सीमेंस मीटर इनवर्स। यहां पे 1000 की कोई यूनिट होगी नहीं, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट अपॉन मीटर क्यूब। ऊपर गया डायरेक्ट लिख दो क्या, सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। या इसी चीज को अपने को क्या लिखा हुआ मिल सकता है, और में क्या लिखा मिल सकता है, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ, बताओ ये होगा या नहीं होगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास बाकी रह गया इसके क्वेश्चन के अबाउट, तो अभी हम फटाफट इसको आप छाप लो और हम क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। बात समझ में आई, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों ये देखो, अब हमारे पास बहुत ही प्यारा मैंने क्वेश्चन लिख रखा है आपके लिए, 2 या 3 है, 3 क्वेश्चन है। मैं इसमें से 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए प्यारा सा होमवर्क रहेगा जो सॉल्व करके आप सेंड करोगे। मैं यहां पे नीचे आंसर लिख दूंगा उसका, आप आंसर मैच कर देगा। क्लियर है, तो डिस्कस करना स्टार्ट करें बच्चों की, ट्राई करोगे एक बार, ट्राई करोगे क्या, चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, ट्राई करोगे आप फटाफट, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया होगा मैं उम्मीद करता हूं। देखो यहां मोलर कंडक्टेंस क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्या दे रखा है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इधर लिख रहा हूं मैं, मोलारिटी कितने दे रखी है बच्चों, 1.5 मोलर। बस आगे देखो, वो मोलर कंडक्टेंस कितनी फाउंड की गई है, 138.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर।
व्हाट वुड बी द स्पेसिफिक कंडक्टेंस? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले तो काप्पा फाइंड करनी है यार, ये तो लल्लू क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? लल्लू क्वेश्चन। कैसे लल्लू क्वेश्चन हुआ? क्योंकि मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू हमने क्या पढ़ा हुआ है, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m। इसमें ये वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, 1000 पता है तो K नहीं निकाल सकते क्या? K नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इक्वल टू क्या हो गया K। क्या ये वैल्यू अब पुट करके मैं बताऊं? क्या ये वैल्यू मैं पुट करके बताऊं? अरे नालायक को पुट कर दूं क्या? चलो तुम बोल रहे हो, तुम लोग नालायक को बोल रहे हो तो मैं पुट कर ही देता हूं, मैं पुट कर ही देता हूं। कितनी कितनी डेटा दी गई है? 138.9 इंटू मोलरिटी का 1.5 डिवाइडेड बाई 1000 है ना। यूनिट तो आपको पता ही है, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स आता है K का, सही है ना। यहां से जैसे आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कुछ पॉइंट देख लेना 0.208 के आसपास आती है। एक बार चेक कर लेना ये डेटा बच्चों आप, है ना। कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर, इतना तो आता ही है। पहला क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया? पहला क्वेश्चन कितने आसान था? पहला क्वेश्चन लल्लू था, क्या था? लड्डू था, है ना। लो और खा जाओ, लो और खा जाओ। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन ही देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसा है, इस पे भी थोड़ा सा हम थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं यार। दूसरा क्वेश्चन आसान है, पढ़ के देखो आप, पढ़ के देखो, आपसे बन जाएगा। पढ़ के देखो क्या क्या दिया हुआ है, पढ़िएगा। देखो नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। नहीं हुआ तो मैं बताता हूं, टेंशन की तो बात ही नहीं है। पहला क्वेश्चन तो हो ही गया है तो पहला को रफ कर दिया जाए। देखो दूसरे के सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम, ये हमारे पास मोलारिटी दे रखी है। मोलारिटी कितनी दे रखी है? 0.05। क्या है? NaOH सॉल्यूशन का है। उसके बाद हमारे पास डायमीटर, वाह डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर क्यों दे रखा है ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर में, 1 सेंटीमीटर। और लेंथ, लेंथ कितने दे रखा है? 50 सेंटीमीटर दे रखा है ना। उसके बाद और क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, R की वैल्यू दे रखी है 5.55 इंटू 10⁻³ देखो रेजिस्टिविटी पूछा है, कंडक्टिविटी पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी पूछा है नहीं निकाल सकते क्या? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब मोलर कंडक्टेंस पूछा है, सही है। तो सबसे पहला चीज आपके पास रेजिस्टेंस इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है? रो इंटू L बाई A पढ़ा है, पढ़ा है ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रो नहीं दिया हुआ। रो रेजिस्टिविटी होती है जो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। लेंथ, लेंथ की वैल्यू अपने को दे रखी है 50 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? और क्या दे रखा है? डायमीटर। तो एरिया निकाल सकते हैं। एरिया इक्वल टू क्या होता है? एरिया इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। अब r क्या होता है? d/2, तो पाई d स्क्वायर बाई 4, तो पाई बाई 4 d स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो लिख दो यार पाई बाई 4 इंटू 1 का स्क्वायर। अरे यही है ना डायमीटर। एरिया आ गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना। रेजिस्टिविटी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? R इंटू ए अपॉन L आ गया, अपॉन L आया। बात समझ में आया? R की वैल्यू कितनी है? 5.55 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय सॉरी एरिया से तो मल्टीप्लाई करना भूल ही गए हम लोग। एरिया पाई बाई 4 है और L की वैल्यू तो 50 सेंटीमीटर है। सॉल्व नहीं कर लोगे क्या? सॉल्व नहीं कर लोगे क्या? तो क्या आएगा बच्चों इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट? सॉल्व करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। अरे सॉल्व किया क्या आप लोगों ने? तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी आती है? 87.13 के आसपास कुछ आती है। यूनिट क्या होगा? ओम। यूनिट क्या होगा बच्चों? यूनिट हमारे पास इसकी क्या होने वाली है? ओम और सेंटीमीटर। आप चेक कर लोगे इसको, ओम सेंटीमीटर यूनिट होगी। जब रेजिस्टिविटी, ये रो को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आ गई तो क्या मैं कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकता? कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी जो थी 1/रो ही तो था। कंडक्टिविटी जो हमारे पास था वो क्या था बच्चों? 1/रो, 1/87.13, 1/87.13। 0 पॉइंट ये वैल्यू कितनी आती है? 0.0148 के आसपास आती है बच्चों। कितनी आती है बताओ बताओ फटाफट? 0.01148 आती है, 1148 आती है। यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी फटाफट बताइए? सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। सीमन सेंटीमीटर इनवर्स
क्या मैं मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकता? K इंटू, इसी को तो K कप्पा बोलते हैं, K इंटू 1000 अपॉन m। नहीं सॉल्व कर लोगे? K की वैल्यू पता है 1000, यार नालायक वाली बात नहीं। m की वैल्यू दी हुई है, देखो देखो 0.05, सारी वैल्यू पुट करोगे और आंसर पाओगे। आंसर कितना आएगा मैं लिख देता हूं, 229.5 के आसपास कुछ वैल्यू है, 229.6 है सॉरी, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोलारिटी है इसलिए मोल इनवर्स आएगा। सही है ना बच्चों? इस वाले क्वेश्चन का मैं आंसर यहां लिख देता हूं, आप क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। आप इसको क्या करोगे, घर पे इज्जत से क्या करोगे, इज्जत से सॉल्व करोगे। इसकी आंसर आई थिंक हमारे पास क्या आती है, 40 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। इसको इज्जत से सॉल्व करोगे। और एनसीईआरटी अब आपसे उम्मीद करता हूं बहुत सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। बात समझ में आया नहीं आया? अरे बोलो आया नहीं आया ना? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली लेक्चर में नई टॉपिक और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बच्चों।